प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट फर्स्ट, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, तृतीय इकाई, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकालीन साहित्य। आदिकाल का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वरूप, उसके उद्भव और विकास पर हमने अब तक चर्चा की। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां और वीरगाथा काल काव्य की जो विशेषताएं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आदिकालीन जो साहित्य है उस संपूर्ण साहित्य की, चाहे उसमें नाथ संप्रदाय हो, सिद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, पाली साहित्य हो या फिर रासो साहित्य, उन सभी की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जो सभी साहित्यिक आदिकालीन जो अलग अलग साहित्य के रूप थे, उन सभी रूपों में जो प्रचलित प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। नंबर 1 प्रवृत्ति है आदिकालीन साहित्य और पूर्व परंपरा। आदिकालीन साहित्य संक्रमणकालीन साहित्य है। यह संस्कृत व अपभ्रंश भाषा के साहित्य के समानांतर प्रणीत हुआ है। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से इस काल का साहित्य अपभ्रंश साहित्य से प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। ये इसकी पूर्व परंपरा है। नंबर 2 कथ्य प्रतिपादन। नाथ, सिद्ध, जैन संप्रदायों की सात्विक धर्म मनोवृत्तियों का विशद चित्रण हुआ है। रासो काव्यों एवं अन्य श्रृंगार परक ग्रंथों में श्रृंगार रस की सहज सरलता विद्यमान है। नंबर 3 क्रमात्मक प्रवृत्त्यात्मक विकास। आदिकाल के साहित्य में नारी के प्राकृत श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति प्रबल वेग से उभरी है। प्रेम काव्यों की कथानक रूढ़ियों व परंपराओं का परंपरागत वर्णन भी मिलता है। नंबर 4 प्रकृति निरूपण। इस काल के साहित्य में वस्तु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति चित्रण की दोनों पद्धतियों आलंबन व उद्दीपन को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त साहित्य में कहीं कहीं पर प्रकृति वर्णन की परिगणन शैली भी दिखाई पड़ती है। नंबर 5 कलात्मक अभिव्यंजन। इस समय के जो कवि थे, उन कवियों की प्रतिभा का निस्तार नानाविध विषयों तक था, जिसका उसने कौशलपूर्वक अभिव्यंजन किया है। नंबर 6 अभिव्यक्ति शैलियाँ डिंगल पिंगल। इस युग के साहित्यकार ने तत्कालीन हिंदी भाषा की प्रचलित दोनों डिंगल और पिंगल शैलियों की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में कलात्मक प्रयोग किया है। नंबर 7 काव्य रूप। आदिकालीन साहित्य में काव्य के अनेक रूपों, रासो काव्य, चरित काव्य, मुक्ति काव्य, हठयोगात्मक रचनाओं एवं फुटकर पद आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से ये आदिकाल की 7 विशेषताएं समस्त आदिकाल में रचित जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। इसके उपरांत आते हैं हम वीरगाथा काल की या वीरगाथा काव्य की विशेषताएं। विशेषकर जो रासो काव्य है, उस रासो काव्य की ये विशेषताएं स्वीकार की गई हैं, जिनका उल्लेख 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया। वीरगाथा काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है संदिग्ध रचनाएं। इस काल की वीरगाथा की रचनाएं संदेह की दृष्टि से देखी जाती हैं। इस काल में चरित 4 काव्य प्राप्त हुए: खुमान रासो, बीचलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। ये 4 इस काल में रचित 4 काव्य प्राप्त हुए हैं। भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके आधार पर हम संदेह व्यक्त किया गया है। नंबर 2 ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। नंबर 3 युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में होड़ नहीं कर सकता। चारण कवि केवल मसीजीवी नहीं थे, करवाल ग्राही भी थे, ऐसा
माना जाता है। अर्थात वो सिर्फ कलम ही नहीं चलाते थे, अपितु तलवार भी बहुत अच्छी तरह से चलाना जानते थे। नंबर 4, संकुचित राष्ट्रीयता। उस समय राष्ट्र शब्द से समूचे भारत का अर्थ नहीं लिया गया, बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य का ही अर्थ ग्रहण किया गया। चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का मुक्त कंठ से गान किया है। जीविका प्राप्ति के लिए उसने अधिकारी राजाओं एवं सामंतों की भी प्रशंसा की है। नंबर 5, विशेषता वीर और श्रृंगार रस। इन वीर गाथा काव्यों में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण है। युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित कर लिया गया, अतः श्रृंगार रस की भी इस साहित्य में जमकर वर्णन हुआ है। वीर रस की दीप्ति के लिए लिखे गए वीरता के पद भी वासनात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित करने के लिए आए हैं। युद्धों का एकमात्र कारण नारी लिप्सा है, अतः उक्त ग्रंथों में निरूपित युद्धों के मूल में उदात्त प्रेम भावना या राष्ट्रीयता का सहज उल्लास नहीं है। नंबर 6, विशेषता प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन भी शोभान बन पड़ा है या शोभायुक्त दिखाई देता है। नंबर 7, रासो ग्रंथ। सभी ग्रंथों के साथ रासो शब्द जुड़ा है, जो कि काव्य शब्द का पर्यायवाची है। मूल रूप से रासक एक छंद है, जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रंथों में मिलता है। फिर इसका प्रयोग गेय रूपक के अर्थ में भी होने लगा। 8 नंबर, विशेषता काव्य रूप। वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में मिलती हैं। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ विशलदेव रासो है और दूसरे का प्राचीन ग्रंथ है पृथ्वीराज आसो। अर्थात मुक्तक काव्य में विशलदेव रासो की गिनती की जाती है और प्रबंध काव्य में या महाकाव्य में पृथ्वीराज रासो की गिनती की जाती है। नंबर 9, जनजीवन के संपर्क का अभाव। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर आया है, राज दरबारी कवि जनजीवन से दूर ही रहे। नंबर 10, छंदों का विविध मुखी प्रयोग। इस साहित्य में दोहा, तोटक, तोमर, गाहा, गाथा, पद्धरी, आर्या, रोला, उल्लाला और कुंडलियों का विशेष प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ है। डिंगल एवं पिंगल भाषा। डिंगल का स्वरूप। साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से अभिहित किया जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से यह भाषा एक ओर पत्रोन्मुखी प्राकृत और अपभ्रंश तथा दूसरी ओर विकासोन्मुखी ब्रजभाषा के बीच की साहित्यिक भाषा है। बोलचाल की राजस्थानी भाषा का परिमार्जित साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया। पिंगल राजस्थानी भाषा का वह रूप जिसमें ब्रज तथा मध्य देश की भाषा का सम्मिश्रण हुआ और धीरे धीरे उसमें व्याकरण सम्मतता और नियमानुकूलता की प्रवृत्तियां आती गई, वह रूप पिंगल भाषा कहलाया था। तो इस प्रकार से ये जो 10-11 विशेषताएं हैं, वो 10-11 विशेषताएं वीरगाथा काव्य की प्रवृत्तियों के रूप में प्रचलित हैं और इन दोनों में से हमेशा एक छोटा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न परीक्षा में आता रहा है। इसलिए ये दोनों आदिकाल की विशेषताएं और वीरगाथा काल की विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।